अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स को मॉड्यूल ही, दैट इज फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। उसका हमने यूनिट 2 खत्म करा था, व्हिच वाज अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। आज हम इसका थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 3 पार्ट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, उसके अंदर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बीच में बेसिकली क्या उनके मेथड्स हो सकते हैं, रूट्स क्या होंगे, क्या उनको कई जगह पे पार्क करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता, ईसीबी को क्या इक्विटी में कन्वर्ट करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता, इन सभी ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड क्या हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। एंड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स क्या होंगे, ईसीबीस को क्या रीफाइनेंस करा जा सकता है, जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक है उनको क्या क्या पावर्स डेलीगेट करी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द ईसीबी। उसके बाद इशुएंस ऑफ रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड, अगर हमें ओवरसीज में इशू करना है तो उसके लिए हम क्या फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो करने वाले हैं, हम उसके बारे में भी क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट, कि जो भी हम क्रेडिट ले रहे हैं क्या उसको एनहांस करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता। उसके बाद जो ईसीबी होगा अंडर अर्स्टवेल यूएसडी 5 मिलियन, हम उसकी लिमिट्स को क्या देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम अपना पार्ट देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग ट्रेड क्रेडिट्स फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, रूट्स फॉर ट्रेड क्रेडिट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके अंदर गारंटी के क्या प्रोविजंस होंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगी। ठीक है, देन हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखने वाला है। थर्ड पार्ट इज अबाउट बोरिंग एंड लैंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय द पर्सन इन इंडिया, कि अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर बोरो करना चाहता है, लैंड करना चाहता है, तो किस तरीके से वो फॉरेन करेंसी को लैंड कर बोरो कर सकता है, हम उसकी सारी प्रोविजंस को देखने वाले हैं। सो हम अपना सबसे फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो सबसे पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होती क्या है। अगर हम इसके सिर्फ नाम को डिकोड करें तो एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नली सोर्सेज से ली गई हो, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज हो गए, फॉरेन सोर्सेज से ली जाने वाली कमर्शियल बोरिंग्स, मतलब फॉरेन से पैसा उठाना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अब उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या है हम उसको आगे देखने वाले हैं, बट जो उसका मेन सेंस है दैट इज कि हमने क्या करा है, फॉरेन से पैसा उठाया है। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है, अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंडिया टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू फॉरेन मनी बाय इंडियन ऑपरेशंस एंड पीएसयूज। ECBs includes commercial bank loans, buyer credit, supplier credit, securitized instruments such as floating rate and fixed rate bonds, etc. इसके अलावा क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज एंड कमर्शियल बोरिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विंडो ऑफ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एडीबी, एएफआईसी, सीडीसी एटसेट्रा। तो अगर इसको डिकोड करा जाए तो मतलब वही निकलता है कि ऐसे कोई भी सोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी इंडियन पार्टीज हैं लाइक एनी पीएसयूज या कोई भी इंडियन एंटिटी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन पैसा लाके दे रहे हैं। ये पैसा किस फॉर्म में आ सकता है, कमर्शियल लोन के फॉर्म में, क्रेडिट बायर्स क्रेडिट के फॉर्म में, सप्लायर क्रेडिट के फॉर्म में, इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में आ सकता है। जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट एजेंसीज है वो पैसा दे सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ईसीबी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं उसके ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी, फैमा की जो हमारे ऊपर क्या लगने वाली है, रेगुलेशंस लगने वाली है। फैमा ही, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, जहां भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी उसके अंदर कौन हेल्प करेगा, उसके ऊपर कौन गवर्निंग करेगा, फैमा 1999 जो एक्ट है वही क्या करने वाला है, गवर्न करने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्ट लगने वाला है, एक्ट कौन सा, सेक्शन कौन सा बेसिक लग रहा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 का क्लोज डी, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 का क्लोज डी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 का क्लोज डी ऑफ फैमा क्या है, वो जो ईसीबी के ऊपर लगने वाला है, ईसीबी की प्रोविजंस को क्या करने वाला है, गवर्न करने वाला है। उसके साथ साथ फैमा के साथ साथ कुछ और भी रेगुलेशन इसके ऊपर वर्क करेंगे। वो रेगुलेशन कौन कौन सी है, फैमा रेगुलेशन 2000, फैमा रेगुलेशन 2004 एंड फैमा रेगुलेशन 2000, जो अलग अलग नोटिफिकेशन के द्वारा आई है, क्योंकि जो ऊपर वाली थी वो नोटिफिकेशन नंबर 3 से आई थी और नीचे वाली जो आई है वो नोटिफिकेशन नंबर 8 से आई है। तो विद रिस्पेक्ट टू द फैमा एक्ट ये 3 रेगुलेशंस भी क्या करने वाली हैं, पूरी की पूरी ईसीबी मैकेनिज्म को गवर्न करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज मेथड ऑफ असेसिंग फंड, कि आपने ईसीबी करनी है उसके लिए आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों से आप पैसा उठा सकते हो। तो ईसीबी के अंदर जो हमने पढ़ा क्या क्या आता है, कमर्शियल लोन्स आ सकते हैं और किसी भी तरीके के लोन्स लाइक बायर क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट,
सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, वो फ्लोटिंग रेट वाले भी हो सकते हैं और फिक्स रेट वाले भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ईसीबी। ठीक है, बट उनके अंदर कंडीशंस क्या है कि एक तो वो रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटीज से आनी चाहिए और जिनकी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ईसीबी लेने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 ट्रैक्स बनाए गए हैं। 3 ट्रैक्स में बेसिकली क्या करा गया, उनकी मैच्योरिटी के बेसिस पर उन्हें डिवाइड कर दी गई। तो 3 ट्रैक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड ईसीबी उठा सकते हो, जिनकी एवरेज जो मैच्योरिटी वो कितनी होगी, 3 से 5 साल होने वाली है। इसको हमने नाम दिया ट्रैक 1। सेकंड, आप लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड ईसीबी उठा रहे हो, उसकी जो मैच्योरिटी होगी दैट विल बी 10 ईयर्स। थर्ड, इंडियन रूपी डोमिनेटेड ईसीबी, दैट इज 3 और 5 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, 3 तरह की हमने क्या देखे, रूट्स देखे। पहला रूट क्या था, हमने बेसिकली इसको अगर आप समझना चाहो तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस एक चार्ट की मदद से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिपेंड करता है दैट इज करेंसी कौन सी डोमिनेटेड है। ठीक है, अगर तो है इंडियन डोमिनेटेड, ठीक है, तो उसके अंदर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो पैसा उठाओगे उनकी जो मैच्योरिटी है वो कितनी हो सकती है, 3 to 5 ईयर्स हो सकती है। ठीक है, अगर वो है फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड, ओके, तो उसके अंदर आपको ना 2 ऑप्शंस मिलती हैं। एक है आपके पास लॉन्ग टर्म उठाने के लिए और एक है आपके पास मीडियम टर्म उठाने के लिए। जो तो होगा आपका मीडियम टर्म, दैट विल बी 3 to 5 ईयर्स ओनली, एंड जो आपका लॉन्ग टर्म होगा वो उसकी मेच्योरिटी कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी। तो जो लॉन्ग टर्म वाला है दैट इज ट्रैक 2, मीडियम टर्म वाला इज ट्रैक 1 एंड इंडियन डोमिनेटेड वाला इज ट्रैक 3। तो इन 3 ट्रैक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ईसीबी से पैसा उठा सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 रूट्स। इन 3 रूट्स को हमने याद करके रखना है क्योंकि इनके बेसिस पर हम आगे इनकी लिमिट्स, इनमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, उनका पैसा कहाँ का लग सकता है, उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो होते क्या है, इंडियन कंपनी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, बट वो बॉन्ड्स किसके अंदर डोमिनेट होते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर डोमिनेट होते हैं, तभी इनका नाम क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो क्या है, फॉरेन करेंसी के अंदर डोमिनेटेड है, एंड उनका अगर फॉरेन करेंसी में डोमिनेटेड है तो पेमेंट किसके अंदर की जाएगी, फॉरेन करेंसी के अंदर ही उनकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, जो भी एफसीसीबी इशू होते हैं वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993 के अंदर क्या करे जाते हैं, इशू करे जाते हैं। ये भी क्या होता है, ईसीबी का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर चाहे वो नॉन कन्वर्टेबल हो, चाहे ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो, चाहे पार्शली कन्वर्टेबल हो। ठीक है, और उनके फंड्स अगर हमें कब रिसीव हुए हैं, मई 1, 2007 के बाद रिसीव हुए हैं, तो उन्हें हम क्या मानेंगे, डेट मानेंगे, इक्विटी नहीं मानेंगे। अगर उन्हें डेट मान लिया तो क्या बन जाएगा, बेसिकली वो ईसीबी पॉलिसी का हमारे पार्ट बन जाने वाले हैं। तो अगर वो डेट बन गया तो ईसीबी पॉलिसी का पार्ट बन गया, एंड अगर वो ईसीबी पॉलिसी का पार्ट बन गया तो जो भी ईसीबी के ऊपर नॉर्म्स लगते हैं, लाइक एलिजिबल बोवर्स कौन होंगे, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं वो बेसिकली इसमें किए जाते हैं, रुपीज के अंदर डोमिनेट होते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज इशू कर रहे हैं तो वो डोमिनेटेड इन रुपीज में होते हैं। तो उसके ऊपर जब हम रुपी इंटरेस्ट लेंगे, रुपी इंटरेस्ट कौन सा लेंगे, जो लिबोर हमने पढ़ा था, लंदन बैंक जो इशू करता है, लंदन लिबोर रेट प्लस द स्प्रेड, जितना भी परमिसेबल स्प्रेड है अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी, उसके बेसिस पे क्या करा जाएगा, रुपी इंटरेस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, चौथा जो हमारे पास सोर्स आता है दैट इज एफसीईबी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इज ऐसा बॉन्ड जो डोमिनेटेड तो क्या है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट किसमें पे होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर ही पे होगा। ठीक है, बट आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, किसी और कंपनी के शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो जो कंपनी ने इशू करे उसको बोलते हैं हम इशूइंग कंपनी। जिस कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है उसको बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझना चाहें, लेट इट बी एक कंपनी है ए एंड सेकंड कंपनी इज बी। ओके, तो कंपनी ए हमारे पास क्या है, कंपनी ए ने क्या करा, अपने ना बॉन्ड्स इशू करे, जो भी हमने पढ़ के आए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स इशू करे टू द पर्सन, लेट इट बी एग्जांपल ले लेते हैं एबीसी को। ठीक है, पर्सन एबीसी है, उसको क्या करे, इसने बॉन्ड इशू करे, डोमिनेटेड किसमें है, फॉरेन करेंसी के अंदर इशू है, जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट होगा वो भी किसके अंदर पे होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर ही पे होगा। बट जो ये पर्सन एबीसी है, इसके पास एक ऑप्शन होगी कि ये चाहे तो क्या कर सकता है, इसको इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा सकता है इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी।
तो ये क्या बन गया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसके अंदर जो कंपनी ए हुई जिसने बॉन्ड्स इशू करे थे उसको हम बोलेंगे इशूइंग कंपनी, एंड जिस कंपनी के शेयर्स के अंदर कन्वर्जन की जा रही है उसको हम बोलेंगे ऑफर्ड कंपनी। कि इस कंपनी के शेयर में आप क्या कर सकते हो, आपको ये ऑफर दिया गया बेसिकली, आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी के शेयर में शेयर्स के अंदर अपने आप को क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो जो भी एफसीबीज इशू करे जाएंगे उनके ऊपर कौन सी स्कीम लगेगी, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम 2008। तो हमारे पास बेसिकली 4 सोर्सेज है। 4 सोर्सेज कौन से, एक तो आप कमर्शियल लोन्स के फॉर्म में ले सकते हो, उसके लिए आपको 3 ट्रैक्स दिए गए हैं कि किस किस ट्रैक में आप पैसा उठा सकते हो। सेकंड, आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। थर्ड, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, एंड लास्ट में आप क्या इशू कर सकते हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स अपने पास इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे वो 4 सोर्सेज। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं जो ईसीबी से रिलेटेड है, जो आगे हमें क्या करने वाली है, काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले ऑल इन कॉस्ट। ऑल इन कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग है जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि ऑल इन कॉस्ट जब हम नॉर्म्स पढ़ रहे थे कि आप किस किस तरीके से लोन इशू कर सकते हो, उसके अंदर हमने ऑल इन कॉस्ट बेसिकली क्या पड़ता है, ऐसा इंटरेस्ट जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया, जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फीस सब कुछ आपने इंक्लूड कर दिया, वो बनता था लोन का ऑल इन कॉस्ट जो वैल्यू थी, जो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके ऊपर उस चीज को डिस्क्लोज करना है। इन कनेक्शन विद ईसीबीज, ऑल इन कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अदर फीस आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, चार्जेस आ गए, एंड कोई भी गारंटी फीस चाहे वो फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट हो रही हो चाहे इंडियन रुपीज में पेमेंट हो रही हो, आपने क्या कर दिया उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। बट इसके अंदर आप कोई भी कमिटमेंट चार्जेस, किसी भी तरह के प्रीपेमेंट चार्जेस एंड किसी भी तरीके के विद होल्डिंग टैक्स जो आईएनआर के अंदर पेमेंट पेड है उसको आप क्या करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे। तो बट अगर आप बाकी चीजों को जो हमने 5 चीजों पर देखी उनको इंक्लूड करके इन चीजों को एक्सक्लूड कर दोगे तो क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ऑल इन कॉस्ट की आपके पास वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, ये तो बात हुई फ्लोटिंग रेट के केस में। इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट लोन्स, तो जो भी आपका स्वैप होगा, स्वैप के अंदर आप जब अपना स्प्रेड डाल दोगे वो क्या बन जाएगी, आपको ऑल इन कॉस्ट बन जाएगी। बट जो स्वैप कॉस्ट प्लस स्प्रेड है वो आपके जो फ्लोटिंग रेट प्लस द एप्लीकेबल स्प्रेड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बेसिकली आपने फ्लोटिंग रेट निकाला, उसके अंदर जितना आपने स्प्रेड ऐड करा है उतना ही आपका जो आपका नेट रेट आएगा उतना ही रेट आपका फिक्स्ड रेट प्लस स्वैप करके आना चाहिए, स्वैप प्लस स्प्रेड करके आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑल इन कॉस्ट। सेकेंड हमारे पास जो मीनिंग आता है दैट इज क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव बेसिकली क्या हुआ, जो क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन है वो हमें सेम उठाने के लिए कही गई है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कही गई है। तो क्लोज रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होता क्या, सो जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो किस में दी गई है, रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर। उसके अंदर पर्सन के अंदर बेसिकली कौन कौन आता है, एक पर्सन, उसका स्पाउस मतलब उसकी वाइफ या हस्बैंड केस टू केस रिलेटेड। सेकंड, उसके फादर एंड मदर, उसका सन एंड सन की वाइफ, उसका डॉटर एंड डॉटर की हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। एंड अगर एचयूएफ का केस है तो एचयूएफ के केस के अंदर जो भी उसके मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, उसके रिलेटिव्स माने जाएंगे। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन में बेसिकली कौन कौन आया, पर्सन उसका खुद का हस्बैंड या वाइफ, उसका स्पाउस, मदर फादर, ठीक है, आगे उसके बच्चे लड़का लड़के की वाइफ, लड़की का हस्बैंड, उसके भाई बहन, एंड अगर वो उसी केस में स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर्स। ठीक है, और एचयूएफ का केस है तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आ जाएंगे। तो ये क्या होती है, हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच। ठीक है, तो कोई भी ऐसी ब्रांच जो ईसीबी बोरोवर है उसने क्या करिए, जो भी अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले कौन कौन सी हैं, उन सबको मीट करने के लिए जो भी अपना बैंक उसको डेजिग्नेट करा जाएगा कि आपने इस बैंक के थ्रू आपने क्या करनी है, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन देनी है, पूरी सभी चीजों की रिपोर्टिंग देनी है। तो जो भी आपको बैंक डेजिग्नेट कराएगा उसको क्या बोला जाएगा, डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज फॉरेन करेंसी होल्डर। फॉरेन करेंसी होल्डर का मतलब बेसिकली कोई भी डायरेक्ट फॉरेन एंटिटी holder with minimum 25% direct equity holding by the lender in the borrowing entity. Second, indirect equity holder with minimum indirect equity holding of 51% and group company with the common overseas parent. ठीक है, तो इस 3 पॉइंट से तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो सी पॉइंट हुआ, ग्रुप कंपनी है, ठीक है, उनका अगर जो पेरेंट है वो ओवरसीज में एंड वो एक ही जैसे सपोज 2 कंपनीज थी
दोनों का जो पेरेंट कंपनी है वो ओवरसीज में है, तो वो क्या बोला जाएगा, फॉरेन इक्विटी होल्डर बोला जाएगा। सेकंड, ठीक है, जो भी सपोज कंपनी बोरोइंग कर रही है उसकी इक्विटी में अगर 25% उसकी डायरेक्ट इक्विटी की होल्डिंग है तो क्या बोला जाएगा, वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है। एंड अगर इनडायरेक्ट फॉरेन होल्डिंग है तो उसके अंदर उसकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 51% होनी चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने बेसिकली 3 पार्ट करे। फर्स्ट वन वाज कि जो कंपनी बोरो कर रही है, लेट इट बी कंपनी ए क्या कर रही है, बोरो कर रही है फ्रॉम बी, ठीक है। बी अगर क्या करता है, 25% ऑफ इक्विटी बोरिंग कंपनी की क्या करता है, होल्ड करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इक्विटी होल्डर बोलेंगे। डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर विद मिनिमम 25% डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग बाय द लैंडर इन द बोरोइंग एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर ये यही केस है बट जो इक्विटी है वो डायरेक्ट ना होगी, क्या है, इनडायरेक्ट, तो उस केस में जो 25% है वो चेंज होगा, कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। थर्ड हमारे पास केस आता है पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी के जो वो है सॉरी, जो ग्रुप कंपनी है उनका जो पेरेंट है वो क्या है, ओवरसीज के अंदर, एंड वो कॉमन पेरेंट है, तो क्या बोलेंगे कि उसकी जो वो क्या है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है उस कंपनी का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, दैट इज इंडियन एंटिटी। इंडियन एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी फर्म जो इंडिया के अंदर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इंडियन एंटिटी का नाम हमने दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर अब्रोड। जॉइंट वेंचर मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन कंसर्न वो रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेट कहां करी हो, फॉरेन करेंसी के फॉरेन कंट्री के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करी है, एंड उसके साथ क्या कर रहे हो आप, जॉइंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, जॉइंट वेंचर अब्रोड बोला जाएगा। जॉइंट वेंचर का मतलब बेसिकली जब दो कंपनीज मिलकर कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। अब्रोड मतलब जब ये चीज कहां करी जा रही है, फॉरेन के अंदर करी जा रही हो, दैट इज जॉइंट कंपनी, जॉइंट वेंचर अब्रोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रोड। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन कंसर्न जो रजिस्टर्ड फॉर्म या इनकॉर्पोरेट का हुई है, फॉरेन करेंसी में हुई है, एंड उसकी सारी की सारी कैपिटल कौन ओन करता है, इंडियन एंटिटी ओन करती है, ठीक है। अब्रोड का मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में होने वाली चीजें। होली ओन सब्सिडरी मतलब ऐसी सब्सिडरी जिसको हम क्या करते हैं, 100% तरीके से ओन करते हैं, ठीक है। तो अगर वो सब्सिडरी बाहर फॉर्म हुई है तो वहां के लॉस लगने वाले हैं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसके हम पूरी की पूरी इक्विटी ओन करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, होली ओन सब्सिडरी बन जाने वाली है, ठीक है। सो दिस वाज द सम टर्म्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक निकल के आता है, दैट इज रूट्स फॉर रेजिंग ईसीबीज, कि आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करनी है, उसके लिए आपको कौन कौन से रूट्स आपके पास क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट जैसे हम पिछले केस में पढ़ गए थे, ऐसे रूट जहां पे आपको आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑथोराइज जो डीलर आपका है, ऑथोराइज डीलर बैंक है, वो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करेगा, एंड अगर वो सेटिस्फाइड हो तो आपको ईसीबी रेज करने की परमिशन मिल जाएगी। सेकंड हमारे पास ऐसा केस आता है जिसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप डॉक्यूमेंट्स किसको दोगे, अपने ईबीएस को, एडीज को दोगे, एडी आगे फॉरवर्ड करेगा आरबीआई को, आरबीआई उसको एग्जामिन करके आपको अप्रूवल उसके बेसिस पे दे देगा, ठीक है। इनके ऊपर जो भी रेगुलेशंस लगने वाली हैं मोस्टली सिमिलर है, बट उसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो हमने एफसीबीज पढ़े थे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, वो सिर्फ किसके थ्रू इशू करे जा सकते हैं, अप्रूवल रूट के थ्रू ही इशू करे जा सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी वो दोनों रूट्स में इशू हो सकती हैं, बट जो ईसीबी है वो सिर्फ जो एफसीबीज थे वो सिर्फ अप्रूवल रूट के अंदर ही क्या करे जा सकते हैं, इशू करे जा सकते हैं, बिना अप्रूवल के इशू नहीं हो सकते, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज पैरामीटर्स, कि बेसिकली उस पर नॉर्म्स क्या लगने वाले, उनकी क्या लिमिट्स होने वाली। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। करेंसी डोमिनेटेड अगर वो इंडियन डोमिनेटेड है तो उनकी 3 to 5 ईयर्स होने वाली मैच्योरिटी। अगर वो फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड है तो उसके अंदर दो पार्ट्स हो जाएंगे, मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में लिए कितनी हो जाने वाली है, 10 ईयर्स हो जाने वाली है। सो वही ट्रैक 1 3 ईयर्स 5 ईयर्स, ट्रैक 2 10 ईयर्स, ट्रैक 3 सेम एज ट्रैक 1। जो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा कि आप कितनी ईसीबी उठाने वाले हो। अगर जो आप उठा रहे हो वो यूएसडी 50 मिलियन या उससे ज्यादा है, सॉरी यूएसडी 50 मिलियन या उससे कम है, तो आपकी जो एवरेज मैच्योरिटी वो कितनी होगी, 3 साल होगी। एंड जो अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हो वो यूएसडी 50 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 5 ईयर्स की आप क्या करोगे, कमर्शियल बोरिंग्स, सॉरी उनकी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 या 5 साल होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि बेसिकली अगर 3 साल इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 50 ईयर्स, ठीक है, सॉरी $50 मिलियन, एंड 5 ईयर्स अगर क्या है 50 मिलियन से ज्यादा है। सो दिस इज द एवरेज मैच्योरिटी बेसिस अपॉन द कितनी आप क्या कर रहे हो, लिमिट उठा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज एलिजिबल बोरोअर्स।
कि कौन कौन सी बोरोअर्स है वो बेसिकली एलिजिबल है, जो तीनों ट्रैक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी बोरिंग्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैक नंबर 1, दैट इज मिनिमम मीडियम वाले कैटेगरी, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा उठा रहे हो। उसके अंदर सबसे पहले आता है कोई भी ऐसी कंपनी जो किसके अंदर इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व है। सेकंड हमारे पास आता है शिपिंग एंड एयरलाइन कंपनीज। थर्ड हमारा जो सिडबी बैंक है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। उसके बाद ऐसे कोई भी यूनिट जो कहाँ लोकेटेड है, एसईजेड के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद जो हमारा एक्सिम बैंक है, बट एक्सिम बैंक किसके थ्रू कर सकता है, सिर्फ अप्रूवल रूट के थ्रू ही कर सकता है, उसको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जाने की परमिशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोई भी ऐसी कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है, या एनबीएफसीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है, या ऐसी एनबीएफसीज जो एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, या होल्डिंग कंपनीज हैं एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। तो ऐसी कंपनीज क्या कर सकती हैं, रूट 1 के थ्रू अपनी क्या कर सकती हैं, बोरिंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स उठा सकती हैं। तो इसके अंदर छह बंदे कौन कौन है जो एक्चुअल बोरो कर सकते हैं, एलिजिबल बोरोअर्स। ऐसी कंपनी जो या तो मैन्युफैक्चरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है, शिपिंग या एयरलाइंस कंपनीज, सिडबी बैंक यूनिट जो एसईजेड में इंक्लूड है, एक्सिम बैंक बट ओनली अंडर द अप्रूवल रूट, या कोई भी ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है, एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, एनबीएफसी जो एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, होल्डिंग कंपनीज एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या कर सकती हैं, मीडियम रूट के थ्रू पैसा उठा सकती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक 2। ट्रैक 2 मतलब जो लॉन्ग टर्म वाला था, जिसके अंदर जो एवरेज मेच्योरिटी वो कितनी होने वाली, 10 साल होने वाली है। उसके अंदर कौन कौन पैसा उठा सकता है, सारी की सारी एंटिटीज जो ट्रैक 1 के अंदर आ रही हैं, सबसे पहले तो 6 होगी 6। उसके अलावा कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, होल्डिंग कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, रियल एस्टेट ट्रस्ट जिसको आरईआईटीएस बोलते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिनको हम बोलते हैं आईएनवीआईटीएस। ठीक है, जो कि किसके अंदर आ रही हैं, सेबी की रेगुलेशंस के अंदर आ रही हैं। वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के थ्रू भी, लॉन्ग रूट के थ्रू भी पैसा उठा सकते हैं। तो इसके अंदर एडिशन कौन सी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, होल्डिंग कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि किसके अंदर आती है, सेबी की रेगुलेशन, सेबी के फ्रेमवर्क के अंदर आती है। वो क्या कर सकती हैं, ट्रैक 2 के थ्रू पैसा उठा सकती हैं। थर्ड हमारे पास आता है ट्रैक 3, जो कि था कि रूपी डोमिनेटेड वाला सेक्टर। उसके अंदर जो मेच्योरिटी वो कितनी है, 3 to 5 ईयर्स, डिपेंडिंग अमॉन क्या क्या कर रहे हो, कितना ज्यादा पैसा उठा रहे हो। 50 मिलियन से कम उठा रहे हो तो 3 ईयर्स है, 50 मिलियन से ज्यादा उठा रहे हो तो 5 साल है। सेम जो हमने ट्रैक 1 में पढ़ा था। इसके अंदर क्या आता है, ऑल एंटिटीज लिस्टेड इन ट्रैक 2। ऑल लिस्टेड एंटिटीज लिस्टेड इन ट्रैक 2 का मतलब क्या है कि ट्रैक 2 के अंदर ट्रैक 1 भी आ रहा था, तो जो भी कंपनी ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के थ्रू पैसा उठा सकती हैं, वो कंपनी ट्रैक 3 के अंदर भी पैसा उठा सकती हैं। बट जो हम आगे ये दो कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ट्रैक 3 के अंदर ही पैसा उठा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं, ऑल नॉन बैंकिंग कंपनीज कमिंग अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक। क्योंकि जो हमने एनबीएफसी पढ़ी थी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थी या एसेट फाइनेंस वाली थी, ठीक है, वो तो हमने रूट 1 के अंदर कवर कर ली, वो तो पैसा उठा ही सकती हैं। बट उसके अलावा जो भी एनबीएफसी बची, वो सिर्फ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ट्रैक 3 के थ्रू ही कर सकती हैं। ठीक है, बाकी दोनों ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों में कर सकते हैं, बट बाकी जो एनबीएफसी बच गई वो सिर्फ ट्रैक 3 के अकॉर्डिंग ही अपना पैसा उठाएंगी। उसके बाद एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है या नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, जिनको सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं हम। उसके बाद सोसाइटीज होगी, ट्रस्ट होगी या कोऑपरेटिव्स होगी, जो अलग अलग एक्ट्स के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एनजीओस बोलते हैं, या जो बेसिकली किसके अंदर इन्वॉल्व है, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो भी सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रैक 3 के अकॉर्डिंग, ट्रैक 3 के अंदर ही अपना पैसा रेज कर सकते हैं इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी जो मिसलेनियस सर्विसेज लाइक R&D सर्विसेज, ट्रेनिंग में भी क्या जाता है, ट्रेनिंग सर्विसेज, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ऐसी कंपनी जो छोटी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है लाइक R&D, ट्रेनिंग, या ऐसी कंपनी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो वो भी कंपनीज क्या कर सकती हैं, सिर्फ ट्रैक 3 से ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा डेवलपर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स के जो डेवलपर्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रैक 3 के ही अकॉर्डिंग पैसा उठा सकते हैं। एसईजेड के अंदर जो तो एसईजेड के यूनिट्स है, वो ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 तीनों में उठा सकते हैं, बट जो एसईजेड के डेवलपर्स हैं, वो सिर्फ ट्रैक 3 के अंदर ही अपना पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्रैक 1 में हमने देखी 6 कंपनीज, ट्रैक 2 के अंदर 6 के 6 तो एडिशन है ही। उसके बाद
हमने क्या देखी, 4 एडिशन और देखी कि क्या क्या कर सकती है। टोटल हमारे पास में 10 कंपनीज। उसके बाद ट्रैक 3 के अंदर जो हमने अभी तक 10 कंपनीज पढ़ी, ट्रैक 1 ट्रैक 2 वाली, वो ट्रैक 3 के अंदर पैसा उठा सकती है। उसके बाद कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो सिर्फ ट्रैक 3 के अंदर ही पैसा उठा सकती है, दैट इज एनबीएफसीज। एनबीएफसीज माइक्रो, कोई भी एनबीएफसीज, इसको याद रखने के लिए सारी की सारी एनबीएफसीज बच गई अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट फाइनेंस वाली। उसके बाद कोई भी ऐसी एनबीएफसीज या कोई भी ऐसी कंपनीज, एनजीओ जो किस, कोई भी सोसाइटीज, ट्रस्ट जो किसके अंदर इन्वॉल्व है, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो भी सिर्फ ट्रैक 3 के अंदर जा सकती है। कोई भी ऐसी कंपनी जो मिसलेनियस एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है, एंड जो एसईजेड के क्या है, डेवलपर्स हैं। यूनिट्स ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों में आते हैं, बट डेवलपर्स ऑफ एसईजेड किस में आते हैं, सिर्फ ट्रैक 3 के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके अंदर एक और पॉइंट है कि जो हमने अभी पढ़ा माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज वाला, ठीक है। तो ऐसी एंटिटीज जो कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो ईसीबीज तभी उठा सकती हैं। एक तो वो उठा सकती है सिर्फ ट्रैक 3 के अंदर, ट्रैक 1 ट्रैक 2 ने अलाउड ही नहीं। बट उठा भी कब सकती हैं, जब उनके ऊपर, जब ये क्या करे, वो 2 कंडीशंस क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ओके, 2 कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले, जो भी ऐसी एंटिटी जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, उसका क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी बोरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। कि जो भी उनका बैंक है, एडी कैटेगरी 1 बैंक है, उसके साथ उसका जो बोरिंग रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए पूरे 3 साल तक। उसके पास, उसके अलावा जो एडी कैटेगरी 1 बैंक है, वो उनको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ ड्यू डिलिजेंस इशू करेगा कि वो फिट एंड प्रॉपर हैं कि वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रेज कर सके। अगर वो इन चीजों, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तब भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी ईसीबी को रेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद, फॉर द पर्पस ऑफ ईसीबी, exploration, mining and refinery sector which are not included in the harmonized list of infrastructure sector but were eligible to take ECBs under the previous ECB framework will be deemed as in the infrastructure sector। ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट क्या है, जैसे हमने अभी पीछे सेक्टर्स में पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, काफी जगहों पे ना रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाती है। बाकी टर्म्स में हमने प्रोविजनिंग में भी पढ़ा था कि उनकी प्रोविजनिंग पे भी आता है, मार्जिन में उनके डिफरेंस होता है एक्सेट्रा। तो उनके लिए क्या करा गया, एक हार्मोनाइज लिस्ट निकाली गई। हार्मोनाइज लिस्ट में क्या था कि कौन कौन से सेक्टर को हमें इंक्लूड करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है। तो क्या था, जो एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड रिफाइनरी सेक्टर थे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में से रिमूव कर दिया गया। ठीक है। बट ऐसे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड रिफाइनरी सेक्टर जो कि लिस्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं बट ईसीबी लेने के लिए एलिजिबल है अंडर द प्रीवियस ईसीबी फ्रेमवर्क, तो उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही मानेंगे। एंड उनको जो हमने परमिशन देनी है, लाइक ट्रैक 1 ट्रैक 2 जिसके अकॉर्डिंग भी देनी है, उसको एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मान के ही हमने क्या देनी है, वो परमिशन देनी है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कि हमारे क्या हैं, जो एलिजिबल लैंडर्स हैं, सॉरी एलिजिबल बोरोवर्स हैं, वो कौन कौन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉग्नाइज्ड लैंडर्स या इन्वेस्टर्स, कि कौन कौन बेसिकली फंड कर सकता है, कौन कौन पैसा दे सकता है। इसको भी हमने 3 ट्रैक्स के अंदर डिवाइड करा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल बैंक्स, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, हम पढ़ रहे हैं ट्रैक 1 मीडियम रूट फॉरेन करेंसी वाला, जिसकी मेच्योरिटी कितनी है, 3 to 5 ईयर्स होने वाली है। तो इंटरनेशनल बैंक्स दे सकते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट दे सकती हैं, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएफसी हो गया, एडीबी हो गया। उसके अलावा रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या कर सकते हैं, पैसा फंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ठीक है, जो हमें इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो सप्लाई दे दे, सप्लाई क्रेडिट। ओके, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स दे सकते हैं, ओवरसीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सच एज prudentially regulated financial institutions, pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds, financial institutions located in the international financial services centers in India, overseas branches subsidiary of the Indian banks। तो ये क्या कर सकती है, हमें पैसा दे सकते हैं। कौन कौन पैसा दे सकता है, बैंक्स, इंटरनेशनली बैंक है, वहां की कैपिटल मार्केट्स, वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिससे हम सामान ले रहे हैं, वो खुद सप्लायर। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, हमारे जो फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं उनसे पैसा ले सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो ओवरसीज के अंदर बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमें पैसा दे सकते हैं। उनके अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रूडेंशियली रेगुलेटेड ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेटेड है, वहां के पेंशन फंड्स, फॉरेन कंट्री की इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन कंट्री के सोवरेन वेल्थ फंड्स, और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के अंदर लोकेटेड है। उसके अलावा इंडियन बैंक्स की अगर कोई ओवरसीज में ब्रांचेज या सब्सिडीज है, वो भी क्या कर सकती है, हमें पैसा दे सकती है थ्रू द ट्रैक 1 मीडियम फॉरेन करेंसी वाले रूट के थ्रू दे सकती है। ठीक है। ट्रैक 2 आता है जो हमारे पास, दैट इज 10 ईयर्स वाला लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी वाला। इसके अंदर कौन कौन पैसा दे सकता है, सभी की सभी एंटिटीज जो ट्रैक 1 के अंदर आती है, बट ओवरसीज ब्रांचेज एंड सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स को छोड़ के।
तो जो अभी तक हमने पढ़ा, बट अगर हम इस पॉइंट को छोड़ दें तो ये सारी की सारी एंटिटीज क्या दे सकती हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर भी पैसा दे सकती हैं, बट इंडियन बैंक्स की सब्सिडरीज या ब्रांचेज जो ओवरसीज में लोकेटेड है वो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा नहीं दे सकती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक 3। ट्रैक 3 के अंदर भी सारी की सारी ट्रैक 1 एंड वाली एंटिटीज, बट इंडियन ब्रांच इंडियन बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज को छोड़ के, तो जो 8th पॉइंट है उसको छोड़ के क्या कर सकती है, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 में पैसा दे सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा इन केस ऑफ एनबीसीज, एमएफआईज, लाइक एमएफआईज इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अदर एलिजिबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, एनजीओस, ECBs कैन ऑल्सो बी अवेल्ड फ्रॉम ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने तीन ट्रैक पढ़े। ट्रैक 1 में कुछ एंटिटीज, ट्रैक 2 में सारी की सारी एंटिटीज एक्सेप्ट इंडियन बैंक्स की ओवरसीज वाली सब्सिडरी एंड ब्रांचेस। ट्रैक 3 में भी एग्जैक्ट सेम, बट इनके अंदर एक अलग से प्रोविजन लाई गई कि जो कि इंस्टीट्यूशंस है वो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे या वो एनबीएफसी है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का काम कर रही हैं, या वो एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, या नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, वो क्या कर सकते हैं, ईसीबीज क्या कर सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन या ओवरसीज इंडिविजुअल से भी क्या कर सकती है, पैसा उठा सकते हैं। बाकी तो इन दो रूट से ही उठा सकते हैं, जो हमने लिस्ट पढ़ी एंटिटीज उनसे ही उठा सकते हैं, बट ये क्या कर सकती है, इनको अलग से परमिशन देगी, क्योंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये इनको डायरेक्ट इतने बड़े एंटिटीज से लोन नहीं मिलता, तो उन्हें परमिशन देगी कि आप ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल से भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद ओवरसीज, एक जो ये पॉइंट हमने ऊपर देखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडियन ब्रांच की सब्सिडरीज हैं वो सिर्फ पैसा कौन से ट्रैक में लैंड कर सकती है, सिर्फ फर्स्ट ट्रैक में ही लैंड कर सकते हैं, बाकी दोनों ट्रैक्स के अंदर क्या है उसकी चीज की परमिशन है। ठीक है, उसके बाद जो इनके ऊपर क्या है, टाइम टाइम पर रेगुलेशन लाती रहती है। रेगुलेशन कौन कौन लाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। उन्होंने क्या कहा है, जो इंडियन बैंक्स है उनको जो भी एग्जिस्टिंग ईसीबीज है उनकी रीफाइनेंसिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, इंडियन बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द रीफाइनेंसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ईसीबीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज, जो भी ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो प्रपोज कर रही है कि वो ईसीबी लैंड करना चाहती है, ईसीबी इसके थ्रू पैसा देना चाहती है, तो उन्हें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले जो तो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री मतलब जिस कंट्री के अंदर वो ओवरसीज एंटिटी लोकेट करती है, वो FATF जो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई थी कंट्रीज ने मिलकर, ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉर्म्स बढ़ाए जा सके, डायरेक्ट फंडिंग को कम किया जा सके। तो बेसिकली जो भी उन्होंने नॉर्म्स बनाए, जो भी उन्हें गाइडलाइंस दिया, वो होस्ट कंट्री क्या करती है, उसको फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद जो भी बोरोवर का बैंक होगा उसको उन्हें क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड करना है उनके अपनी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर क्या होगा कि उन्होंने एटलीस्ट किसी बैंक के साथ क्या करा हो, 2 साल के लिए मिनिमम क्या करा, अपना अकाउंट मेंटेन करा। एंड लीडिंग एंड जो भी लैंडिंग एंटिटी उसने क्या करा, जो भी लोकल लॉज थे उनकी क्या करे, उनको कंप्लाई करा। एंड वो क्या है, अपनी कम्युनिटी के अंदर क्या करते हैं, एक अच्छी इमेज बनाई हुई है उन्होंने। उसके अलावा उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एक्शन किसी भी तरीके का नहीं है। ठीक है, ये ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल वाला पॉइंट ये बेसिकली किसके लिए है, एमएफआईज के लिए, क्योंकि इनको थर्ड रूट के अंदर परमिशन थी कि ये इसके थ्रू भी पैसा रेज कर सकते हैं। तो ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीजें करनी है कि जो भी कंट्री के अंदर वो लोकेटेड है, जो भी उनकी होस्ट कंट्री है, वो FATF की जो गाइडलाइंस है उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ ड्यू डिलिजेंस इशू करवाना है फ्रॉम द ओवरसीज बैंक, जिसके अंदर वो ये चीजें बताएंगे कि ये जो भी एंटिटी है इसने हमारे साथ एटलीस्ट 2 साल के लिए अकाउंट मेंटेन करा है, जो भी लोकल लॉज थे उनके साथ इन्होंने क्या करा है, कंप्लाई करा है, और इनके अगेंस्ट कोई किसी भी तरीके का क्रिमिनल एक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो किससे पैसा उठा सकते थे, वो इंडिविजुअल लेंडर से उठा सकते थे। इंडिविजुअल लेंडर्स को क्या करना है, इंडिविजुअल लेंडर्स को एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लेना है फ्रॉम द ओवरसीज बैंक, जिसके अंदर वो ये मेंशन करेंगे कि सेम वो बैंक के साथ क्या कर रहे थे, 2 साल के लिए उन्होंने अकाउंट मेंटेन करा है। सेकंड, उन्हें अपने अदर एविडेंसेस लाइक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स एटसेट्रा वो सर्टिफाई करवाने हैं और क्या करने हैं, ओवरसीज बैंक को सबमिट करवाने हैं। ओवरसीज बैंक क्या करेगा, जो भी बोरोवर का ऑथराइज्ड डीलर बैंक होगा उसको ये सारी चीजें फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ओके, उसके अलावा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज इंडिविजुअल जिनकी होस्ट कंपनीज FATF की गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करती हैं, वो ECB के अंदर लैंड नहीं कर सकते, उनको ECB एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, सो एलिजिबल बोरोवर्स देख ले, एलिजिबल लैंडर्स हमने देख लिया, एलिजिबल लैंडर्स में कौन कौन आता है। ठीक है, उसके बाद MFIs की 2 कंडीशंस थी कि ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या करना पड़ेगा एंड इंडिविजुअल लैंडर्स को क्या क्या करना पड़ेगा अगर उन्हें MFIs के अंदर लोन देना। सो अब हमने क्या क्या देखा, कितनी मैच्योरिटी होगी, कौन कौन पैसा ले सकता है,
कौन कौन पैसा दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट गाइडलाइन पढ़ने वाले हैं दैट इज एंड यूज प्रिस्क्रिप्शन, कि जो भी पैसा आपने लिया वो कहाँ यूज हो सकता है। उसके अंदर भी तीनों ट्रैक्स के लिए अलग अलग क्या दी गई हैं, प्रोविजंस दी गई हैं। तो सबसे पहले ट्रैक 1 जो मीडियम फॉरेन करेंसी वाला था, 3 to 5 ईयर्स की मेच्योरिटी वाला, ठीक है। इसके अंदर तो जो भी आपने ईसीबीज ली, जो भी आपको ईसीबी प्रोसीड्स हुई, वो कहाँ यूज हो सकती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की यूज हो सकती, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर यूज हो सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप किस किस तरीके से कर सकते हो हम वो देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है, आप इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए पैसा दे सकते हो, टेक्निकल नो हाउ खरीद सकते हो, लाइसेंस फीस प्रोवाइड कर सकते हो। बट बेसिकली कंडीशन क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल गुड्स का पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आ सकता है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के अंदर तो बेसिकली सिंपल ही होगा कि आपने क्या करा, सपोज एक मशीन बना ली, ठीक है। तो अगर इसको हमने समझना हो, सपोज आपने क्या करा, वन सेक, ठीक है, आपने एक मशीन मंगाई, उसका क्या करा, आपने इंपोर्ट करा, ये उसका पार्ट बन गया। सेकंड, आपने मशीन को क्या करा, इंस्टॉल करा, उसके लिए आपने सर्विसेज ली होंगी, ठीक है। उसके आपने क्या करी, पेमेंट करी, ये भी क्या बन गया, अपना एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने सपोज उसको क्या करा, आपने उसके लिए क्या लिया, एक लाइसेंस लिया कि हम उसको क्या कर सके, रेगुलरली ऑपरेट कर सके, ये भी क्या बन जाएगी, इंपोर्ट बन जाएगी, ऑफ कैपिटल गुड्स का पार्ट माना जाएगा। सपोज आपने मशीन ले ली, उसको इंस्टॉल कर लाइसेंस करवा लिया, ठीक है। अब उसको बेसिकली ऑपरेट कैसे करना, उसका टेक्निकल नॉलेज आपने लेनी है, तो आपने उसकी टेक्निकल नो हाउ के लिए भी क्या करी, पेमेंट करी। तो ये सब क्या माना जाएगा, अगर ये सब किससे रिलेटेड हुआ, मशीन से रिलेटेड है, तो क्या माना जाएगा, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स का ही पार्ट इसको मान लिया जाएगा। एंड ईसीबी को, ईसीबी के अंदर ईसीबी का जो पैसा है इसके थ्रू क्या करा जा सकता है, खर्च करा जा सकता है। सेकंड, आपने क्या करा, फॉरेन से इंपोर्ट ना करके अपने लोकल एरिया से क्या कर ली, जो कैपिटल गुड्स उसको खरीद लिया। उसके अलावा आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करवा लिया, या आपकी जो एग्जिस्टिंग यूनिट थी उसको मॉडर्नाइज कर लिया, उसको क्या कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। या आपने क्या करा, ओवरसीज आपने पैसा उठाया एंड ओवरसीज जॉइंट वेंचर्स या ओवरसीज होली ओन्ड सब्सिडीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके अलावा आपने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पे क्या निकालता है, डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आती है, लाइक काफी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने क्या करता, डिसइन्वेस्ट करा था। तो उसके अंदर हो सकता है कि आपने ईसीबी का पैसे के यूज करके उसके क्या कर लिया, शेयर्स को एक्वायर कर लिया, तो वो भी आपको क्या है, अलाउड है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ट्रेड क्रेडिट था, एग्जिस्ट कर रहा था, ट्रेड क्रेडिट को आपने क्या कर लिया, रिफाइनेंस करवा लिया। उसके बाद आपने कैपिटल गुड्स जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी थी और उनका अभी अब तक आपने पैसा नहीं पे करा था, आपने क्या कर दिया, उनका पैसा पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ईसीबीज आपके पास पहले थी उसके अंदर आपने उसकी क्या करा ली, रिफाइनेंसिंग करवा ली। उसके अलावा हमने देखा था सिडबी भी क्या कर सकती है, पैसा रेस कर सकती है। सिडबी किस लिए रेस कर सकती है, ताकि वो क्या कर सके, ऑन लैंडिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सके। ऑन लैंडिंग किसको, एमएसएमईज को, जिस एमएसएमईज बेसिकली कौन, जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर क्या है उनका उनके डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। उसके अलावा जो एसईजेड के यूनिट्स है वो भी हमने कहा था ट्रैक 1 के अंदर पैसे रेस कर सकते हैं, तो वो भी पैसे रेस कर सकते हैं फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली ट्रैक 1 के अंदर वो बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं, आपने सबसे पहले क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आया, आपने बाहर से गुड्स मंगवाई, बाहर की सर्विसेज मंगवाई, टेक्निकल नो हाउ किया, या लाइसेंस के लिए आपने क्या करा, पैसा पे कर दिया। आपने बाहर से मंगवा के डोमेस्टिक कंट्री में ही खरीद लिया, इंडिया के अंदर ही खरीद लिया। आपने किसी न्यू प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया, आपका जो एग्जिस्टिंग यूनिट थी उसको आपने मॉडर्नाइज कर लिया, एक्सपैंड कर लिया। या आपने क्या करा, ओवरसीज जॉइंट वेंचर, जो ओवरसीज होली ओन्ड सब्सिडीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। या गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाती है, उसके अंदर आपने क्या करा, गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर्स के आपने शेयर्स खरीद लिए। या आप अपने आपके पास जो ट्रेड क्रेडिट एग्जिस्टिंग था उसको आपने रिफाइनेंस करा लिया, एग्जिस्टिंग ईसीबी को रिफाइनेंस करा लिया। या आपने गुड्स पहले ही खरीद रखी थी, पहले ही इंपोर्ट करा रखी थी, उसका पैसा अभी तक नहीं दिया था, आपने उसके पैसे से क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया। उसके अलावा सिडबी ने अगर पैसा रेस करा फॉर द ऑन लैंडिंग ऑफ द एमएसएमईज, या यूनिट्स ऑफ एसईजेड ने पैसा रेस करा फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट, तो वो क्या कर सकते हैं, इन चीजों पे अपने पैसा खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक 2, ठीक है। ट्रैक 2 के अंदर जो ट्रैक 2 के थ्रू जो भी आपने ईसीबीज लेके आए हो वो किसी भी पर्पज के लिए यूज हो सकती हैं, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। मतलब ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को छोड़ के आप ईसीबीज को कहीं भी यूज कर सकते हो। 5 चीजें कौन कौन सी हैं, रियल एस्टेट के काम के लिए, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। या यूजिंग द प्रोसीड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली, या ऑन लैंडिंग टू अदर एंटिटीज विद एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव अबव, या परचेज ऑफ लैंड। तो बेसिकली आप ईसीबीज लाओ, बट
आप ना उसे रियल एस्टेट सेक्टर में यूज करोगे, ना कैपिटल मार्केट में यूज करोगे, ना इक्विटी मार्केट में यूज करोगे, या आप कोई भी किसी कंपनी को लोन नहीं दोगे जो इन सारे फैक्टर्स के अंदर यूज कर रही हैं, या परचेज ऑफ लैंड के लिए आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये फोर्थ क्लोज हमारे पास बेसिकली क्यों लेके आया गया कि आप किसी को ऑन लैंड भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर तो ये हो सकता है ना, सपोज आपने क्या कहा कि मैं इसी भी लाया हूं, मैं खुद रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं अपनी एक कंपनी बनाता हूं, और मैं जो इसी भी लाया हूं वो आगे क्या कर देता हूं, उसको लोन कर देता हूं, उसके थ्रू रियल एस्टेट सेक्टर में फंड कर देता हूं। तो बेसिकली क्या होगा, पूरा का पूरा पर्पस फेल हो जाएगा। तो इसलिए प्रोविजन लाई गई कि आप किसी भी ऐसी कंपनी जो अबव ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है उसको ऑन लैंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा कोई भी होल्डिंग कंपनीज वो ईसीबीज को यूज कर सकती हैं ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसपीवीज हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके भी क्या कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं अंडर द ट्रैक 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक 3, जिसके अंदर हमने क्या करा था, प्रोपी डोमिनेटेड ईसीबी उठाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज ट्रैक 3 के अंदर पैसा उठा सकती थी, हमने ये देखा था। एनबीएफसीज जो पैसा वो किस लिए यूज कर सकती हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ऑन लैंडिंग। ऑन लैंडिंग बेसिकली कि आपने एक जगह से पैसा उठाया, दूसरे बंदे को पैसा दे दिया। ऑन लैंडिंग किस किस को कर सकते हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, या कोई भी ऐसा सेक्टर जो किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया गया। सेकंड, आप डोमेस्टिक एंटिटीज को फॉर द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल गुड्स या कैपिटल इक्विपमेंट क्या कर रहे हो, लोन प्रोवाइड कर रहे हो, बट वो कौन से लोन होने चाहिए, हाइपोथेकेटेड लोन होने चाहिए, सिक्योर्ड लोन होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप किसी कंपनी को क्या कर रहे हो, कैपिटल या गुड्स या इक्विपमेंट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हो बाय वे ऑफ लीज या हायर परचेज। क्या लीज के थ्रू या हायर परचेज के थ्रू अगर आपने किसी को फंड करना है, किसी को डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक की एंटिटीज को गुड्स या इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं आप, ईसीबीज का पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था जो कि डेवलपर्स ऑफ एसईजेड्स हैं या एनएमएजेड्स हैं, वो किसके थ्रू पैसा रेज करते हैं, सिर्फ ट्रैक 3 के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसईजेड, डेवलपमेंट कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो एसईजेड्स और एनएमआईजेड्स के अगर डेवलपर्स ने पैसा उठाया, ईसीबी उठाई है, तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए टू द एसईजेड एंड एनएमआईजेड ही उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनबीएफसीज जो कि बेसिकली क्या थी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, या अदर एलिजिबल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनजीओस या नॉन प्रॉफिट कंपनीज, वो भी क्या कर सकती है, सिर्फ ऑन लैंडिंग के लिए ही पैसा यूज कर सकती हैं। ऑन लैंडिंग किसकी कर सकते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, या फिर माइक्रो क्रेडिट के लिए, या बोनाफाइड माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए पैसा प्रोवाइड कर सकती हैं। सिर्फ किसके लिए, ऑन लैंडिंग एक्टिविटीज के लिए ही यूज करा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और भी जो भी हमने एलिजिबल एसेट्स पढ़ी, एलिजिबल एंटिटीज पढ़ी, वो पैसा यूज कर सकती हैं इस बीच का किसी भी पर्पस के लिए, एक्सेप्ट 5 पर्पस वो सेम, पहले 5 पर्पस तो वो सेम जो ट्रैक 2 के अंदर बढ़ के है। उसके बाद शिपिंग एंड एयरलाइन कंपनीज कैन रेज ईसीबी ओनली फॉर इंपोर्ट ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट रिस्पेक्टिवली, कि शिपिंग एंड एयरलाइन कंपनीज भी कर सकते हैं, ट्रैक 3 में पैसा उठा सकते हैं, बट जो उन्होंने ईसीबी उठाई है वो सिर्फ इंपोर्ट ऑफ वेसल्स या इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए ही यूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ईसीबीज हैं वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लाइक वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशंस क्या है कि जो ईसीबी है इट शुड बी रेज्ड फ्रॉम द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डर फ्रॉम अ ग्रुप कंपनी फॉर अ मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी ऑफ 5 years। अगर तो ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप ईसीबी को पैसे को जनरल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आप उसको एज अ वर्किंग कैपिटल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनबीएफसीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थी, या जो एनबीएफसीज जो ऑनसेट फाइनेंस वाली थी, वो ईसीबी यूज कर सकती हैं, किसके लिए, सिर्फ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही यूज कर सकती हैं। उसके बाद जो होल्डिंग कंपनीज थी या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी, वो सिर्फ ईसीबी यूज करेंगी फॉर द पर्पस ऑफ ऑन लैंडिंग। ऑन लैंडिंग किसको वो करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को वो करती है। ठीक है, उसके बाद ईसीबीज, कुछ ऐसी ईसीबीज जो सिर्फ तभी कंसीडर की जाएंगी अगर वो किसके थ्रू की गई हैं, अप्रूवल रूट के थ्रू ही की गई हैं। मतलब बेसिकली अगर आपने ये करनी है, इस तरह की अगर आपने इन्वेस्टमेंट उठानी है ताकि इनके अंदर पैसा आप यूज कर सको, तो आप सिर्फ क्या करोगे, अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाओगे। तो उसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एज पर द डीजीएफटी गाइडलाइंस। अगर आपने डीजीएफटी गाइडलाइंस के अंदर किसी भी सेकंड हैंड गुड्स का इंपोर्ट करना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर एग्जिम बैंक ऑन लैंडिंग करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये हमने जब हम ट्रैक 1 पढ़ रहे थे उसके अंदर भी हमने ये चीज को क्या करा था, डिस्कस करा था। सो ये हमारे पास आता है एंड यूज। एंड यूज बेसिकली आपने जो भी पैसा उठाया उसको आप एंड पे कहां पे यूज करोगे, कि ईसीबी बेसिकली कहां कहां पे यूज करी जा सकती है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या क्या अभी तक देख लिया।
ईसीबी कितने टाइम के लिए उठाई जा सकती है, कौन उठा सकता है, कौन ईसीबी का पैसा हमें दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और ईसीबी का पैसा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल लिमिट्स। मतलब इंडिविजुअल लिमिट्स मतलब ऐसी अमाउंट जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ईसीबी उठा सकते हो कि मैक्सिमम ईसीबी आप कितनी रेज कर सकते हो। तो उसके अंदर सबसे पहले ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर the individual limits of ECBs that can be raised by the eligible entities under the automatic route per financial year for all the three tracks are set as under। हमने 3 ट्रैक्स पढ़े, 3 ट्रैक्स के अंदर कि कितनी कितनी आप उठा सकते हो लिमिट्स, उसकी हमें क्या दी गई है, ये गाइडलाइंस दी गई है। तो सबसे पहले ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसी एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, या होल्डिंग कंपनीज है, या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो कितना पैसा उठा सकती हैं, 750 मिलियन पैसा उठा सकती हैं। मतलब 750 मिलियन या उसके इक्विवेलेंट पैसा वो क्या कर सकते हैं, ईसीबीएस के थ्रू रेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, वो मैक्सिमम कितना उठा सकती हैं, 200 मिलियन और इक्विवेलेंट। उसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज है, वो मैक्सिमम कितना उठा सकती हैं, 100 मिलियन और इक्विवेलेंट। उसके अलावा जो भी एंटिटीज बच गई, 3 एंटिटीज हमने ऊपर बता दी, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी एसेट फाइनेंस, होल्डिंग एंड कोर इन्वेस्टमेंट 750, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 200, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए 100 मिलियन। उसके अलावा जो भी कंपनीज बच गई वो कितना उठा सकते हैं, 500 मिलियन उठा सकते हैं। इट इज रिगार्डिंग द ऑटोमेटिक रूट, जिसके अंदर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है अप्रूवल रूट, कि आपने अगर इन लिमिट के बियॉन्ड आपने पैसा रेज करना है, वो किसके अंदर आ जाएगा, अप्रूवल रेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रैक 3 में हमने देखा तो वो बेसिकली होता है रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होता है। तो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड है, बट आपने पैसा किस में उठा रहे हो, फॉरेन करेंसी में उठा रहे हो, तो बेसिकली वहां एक्सचेंज रेट की इन्वॉल्वमेंट होगी। उस केस में जो आपने एक्सचेंज रेट लेना है, एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, वो आप एक्सचेंज रेट लोगे जो एक्सचेंज रेट किस दिन अवेल हो रहा होगा, प्रीवेल हो रहा होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट, कि जिस दिन एग्रीमेंट होगा उस दिन क्या एक्सचेंज रेट था, उसके बेसिस पे क्या करी जाएगी, सारी की सारी कैलकुलेशन करी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन केस द ईसीबी इज रेज्ड फ्रॉम द डायरेक्ट इक्विटी होल्डर। ठीक है। इंडिविजुअल लिमिट्स के साथ साथ उसके ऊपर क्या लगेंगी, अलग से बोरिंग्स की उसके ऊपर लिमिट लगेंगी। ठीक है। इंडिविजुअल लिमिट तो लगेगी जब आप किसमें उठा रहे हो, डायरेक्ट इक्विटी बोरोवर्स, डायरेक्ट इक्विटी होल्डर से उठा रहे हो। ठीक है। उसके अंदर बेसिकली क्या लिमिट लगा दी गई है, 4:1 और 7:1 की, अंडर द ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर सपोज एक पर्सन है, उसके पास 100 मिलियन के आपके पास क्या है, इक्विटी है। ठीक है। तो वो मैक्सिमम आपको 4:1 मतलब 400 मिलियन का ईसीबी प्रोवाइड कर सकता है। उससे ज्यादा वो आपको क्या नहीं कर सकता, ईसीबी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। सेम इन केस ऑफ अप्रूवल रूट 7:1 की जो क्या लगेगी आपके ऊपर, लाइबिलिटी आ जाए, सॉरी 7:1 के ऊपर आपके ऊपर क्या लगा दी गई है, लिमिट लगा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेंसी ऑफ बोरोइंग्स, की आप जो ईसीबी बोरो कर रहे हो किस किस के अंदर आप बोरो कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है आप ईसीबी किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के अंदर भी बोरो कर सकते हो और इंडियन रुपीज के अंदर भी बोरो कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 थे वो फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड थे, ट्रैक 3 क्या था, रुपी डोमिनेटेड था। उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, रुपी डोमिनेटेड ईसीबीज। ठीक है। रुपी डोमिनेटेड ईसीबीज में द नॉन रेजिडेंट लैंडर अदर देन द फॉरेन इक्विटी होल्डर शुड मोबिलाइज इंडियन रुपीज थ्रू स्वैप्स आउटराइट सेल अंडरटेकन थ्रू द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच इन इंडिया। बेसिकली जो भी आपका ऑथराइज्ड डीलर बैंक है उसके थ्रू आप क्या करो, अपने इंडियन रुपी को स्वैप करो, या फॉरेन करेंसी को डायरेक्ट सेल करके क्या करो, रुपी डोमिनेटेड से भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज ऑफ करेंसी ऑफ ईसीबीज। चेंज ऑफ करेंसी ऑफ ईसीबी में फ्रॉम वन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी टू एनी अदर कन्वर्टेबल करेंसी एज वेल एज टू आईएनआर इज फ्रीली परमिटेड। ठीक है। इसका बेसिकली आपने सपोज डॉलर के अंदर ईसीबी प्रोवाइड करे थे, डॉलर को आप क्या कर सकते हो, पाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको किसी और करेंसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, येन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज क्या है, हमें अलाउ करी गई है। बट किसी भी करेंसी को अगर कोई ईसीबी आईएनआर है उसको किसी फॉरेन करेंसी के अंदर चेंज नहीं करा जा सकता। किसी भी करेंसी को आप आईएनआर में चेंज कर सकते हो, बट आईएनआर को किसी भी करेंसी के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वही चेंज ऑफ करेंसी ऑफ ईसीबी इनटू आईएनआर। इनटू आईएनआर क्या है, परमिटेड है। आप जो भी आपके जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ उस दिन जो भी आपका एक्सचेंज रेट हो वो एक्सचेंज रेट लो, उसके बेसिस में आप क्या कर दो, उस चीज की कन्वर्जन कर दो। ठीक है। उसके बाद द पार्टी इज कंसर्न फॉर सच चेंज और एट एन जाए तो जिस दिन एग्रीमेंट था वो रेट ले लो, और एट एन एक्सचेंज रेट विच इज लेस देन द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ कंसीडर्ड टू बाय द ईसीबी लेंडर। कि या तो एग्रीमेंट वाला रेट या एग्रीमेंट वाला रेट से थोड़ा कम अगर पर्सन रेडी हो रहा है तो आप उस पर भी क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हैं।
सो ये था, दिस वाज अबाउट द कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैजिंग रिक्वायरमेंट्स। हैजिंग मतलब अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हैजिंग टेक्निक्स लगाना, कि आपने आपका सपोज रिस्क, आपने फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो, फॉरेन करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करा आपने, अगर आपने सपोज डॉलर बाय करने थे तो उसके अगेंस्ट सपोज आपने डॉलर सेल करके रख लिया, दैट इज नोन एज हैजिंग। आपने हैजिंग टेक्निक यूज करी, ठीक है। तो जो भी बोरोवर्स हैं उनके पास एक क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो बोर्ड अप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो रिस्क को क्या करा जाएगा, मैनेज करा जाएगा। उसके अंदर वो बेसिकली क्या करें, जो भी उनका ईसीबी एक्सपोजर है उनको क्या करना है, उनको 100% उसको हैच करके रखना है। 100% हैच करके उन्हें क्यों रखना है, क्योंकि जो 100% हैच करने की रिक्वायरमेंट बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि फॉरेन करेंसी के जो रेट्स है वो काफी जल्दी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अपने आप को रिस्क को कम करने के लिए क्या करा गया कि उनको ये कहा गया कि आपको क्या करना है, अपने रिस्क को 100% तक आपको अपने पास उसको हैच करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी उनका डेजिग्नेटेड बैंक होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो ये देखे कि जो भी 100% की हैजिंग रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, पूरी हो। एंड उन्हें इस चीज का क्या करना है, ईसीबी टू रिटर्न्स के अंदर आरबीआई को इस चीज की क्या करनी है, रिपोर्टिंग भी देनी है, ठीक है। उसके बाद द एंटिटीज रेजिंग ईसीबीज अंडर ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस फॉर हैजिंग इशूड इफ एनी बाय द कंसर्न सेक्टरल और प्रूडेंशियल रेगुलेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। मतलब अगर कोई भी कंपनी ट्रैक 1 या ट्रैक 2 के अंदर पैसा उठा रही है तो जो भी रेगुलेटर के द्वारा गाइडलाइंस इशू करी गई हैं आपने उस गाइडलाइंस को क्या करना है, फॉलो करना है, ताकि अपने रिस्क को क्या करा जा सके, कम से कम करा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग एसीबीज। मतलब बेसिकली अगर एसीबीज रेज कर रहे हो तो क्या उसके अगेंस्ट आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, इमूवेबल एसेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट। तो उसका आंसर इज यस, बैंक्स आर अलाउड टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स टू सिक्योर द ईसीबीज, ठीक है। उसके अंदर बट उसके अंदर कंडीशंस क्या क्या हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि ईसीबी की जो गाइडलाइंस है वो पूरी की पूरी इशू हो चुकी हूँ, पूरी की पूरी कंप्लाई हो चुकी हूँ। सेकंड, जो लोन एग्रीमेंट है उसके अंदर ये क्लोज होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे। एंड जो भी लैंडर्स हो उससे क्या लेना है, आपने एनओसी आपने उससे लेना है। एनओसी किससे, जो एग्जिस्टिंग लैंडर्स हैं बेसिकली, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लैंडर्स है उन्होंने भी तो हो सकता है ना उनका भी एसेट पे चार्ज हो, तो उनसे भी आपने क्या लेना है, सबसे पहले एनओसी लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती है, बैंक परमिट कर सकता है कि वो क्या करे, ईसीबीज के अगेंस्ट क्या करे, जो चार्ज है उसको क्रिएट कर दे, ठीक है। एंड इन केस जब आपका ईसीबी खत्म हो जाएगा, उनको ये भी परमिशन है कि वो क्या करे, उस सिक्योरिटी के अंदर जो भी आपका ईसीबी था उसके अगेंस्ट क्या करे, सिक्योरिटी को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो सिक्योरिटी किस किस तरीके से हो सकती है, उसको किस किस तरीके से डील करा जाएगा। सबसे पहले आता है इमूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट्स क्या होगी, अगर इमूवेबल एसेट्स आपने सिक्योर करी थी, ईसीबी का आपने पैसा नहीं दिया, आप इमूवेबल एसेट को बेचना चाहते हो, तो उसकी कंडीशन क्या है कि इस जो भी इमूवेबल एसेट है वो सिर्फ पर्सन रेजिडेंट इंडिया को ही आप बेच सकते हो, नॉन रेजिडेंट को वो जो क्या है एसेट वो बेची नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी उसकी सेल प्रोसीड्स होगी वो क्या करेंगे, जो भी लिक्विडेट जो भी उसकी सेल प्रोसीड होगी वो क्या करोगे, आप आउटस्टैंडिंग ईसीबी को पे करने के लिए आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे। सेकंड हमारे पास आता है दैट इज मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट में मतलब द क्लेम ऑफ द लेंडर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द आउटस्टैंडिंग क्लेम अगेंस्ट द ईसीबी। वो तो हमें कंफर्म है कि जितना ईसीबी का पैसा पेंडिंग है आप उसको मैक्सिमम उतना ही पैसा दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो एसेट्स है वो आप उसको आउट ऑफ द कंट्री भी लेके जा सकते हो, बट आपने क्या करना है, जो भी उनके डोमेस्टिक लेंडर्स होंगे उससे आपने क्या ले लेना है, एक एनओसी लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में हो सकता है आपने कुछ भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स उसको क्या कर दी हो, एज अ गिरवी रख दी हो, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी हो। तो ऐसे इन चीजों को भी क्या कर सकते हो, आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हो। बट जो भी हमारी एफडीआई पॉलिसी है जो या एफआईआई पॉलिसी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, उसको आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है। तो इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें क्या हुई, इमूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट के केस में आप एसेट को बेचोगे, बट बेच किसको सकते हो, सिर्फ रेजिडेंट ऑफ इंडिया को ही आपको एसेट बेच सकते हो। एंड जो भी प्रोसीड होगी आपने क्या करना है, उसको ईसीबी के थ्रू एडजस्ट करवा देना है। इन केस ऑफ मूवेबल एसेट जो क्लेम है वो ईसीबी के आउटस्टैंडिंग अमाउंट तक ही लिमिटेड होगा, एंड आप उसको अपनी इंडिया से बाहर भी लेके जा सकते हो, बट आपने क्या करना है, जो भी हमारे डोमेस्टिक लैंडर है उनसे एक एनओसी लेना है। इन केस आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करी गई है तो उस केस में आपने ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारी एफडीआई पॉलिसी या एफआईआई पॉलिसी उसके साथ क्या करा हो, कंप्लाई करा गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी ईसीबीज को सिक्योर करवा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज इशू ऑफ गारंटी एटसेट्रा बाय द इंडियन बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इशू ऑफ गारंटी, स्टैंड बाय लेटर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ कंफर्ट बाय द बैंक्स, बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाय द एनबीएफसीज विद रिलेटिंग टू द ईसीबी इज नॉट परमिटेड। कि आप किसी भी तरीके से गारंटी या जो भी हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, अभी ऊपर पढ़े, उनको आप क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते,
ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में कौन कौन आता है? इंडियन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसीज। उनको एफसीसीबीज के अंदर भी इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं है। एफसीसीबीज क्या आते हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसके अंदर भी क्या नहीं कर सकते आप? इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पर्पस आता है दैट इज डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो में बेसिकली क्या है? टाइम टू टाइम पे सेक्टरल या प्रूडेंशियल रेगुलेटर्स क्या करता रहता है? गाइडलाइंस इशू करते रहता है विद रिगार्ड्स टू द डेट इक्विटी रेशो, कि आपको अपनी डेट इक्विटी रेशो कितनी मेंटेन करके रखनी है। तो जो भी बोरोवर ईसीबी लेना चाहता है उसको इन डेट इक्विटी रेशो के साथ क्या करना है? कंप्लाई करना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट, कि जो भी उनके पोटेंशियल नॉर्म्स है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन पास आता है दैट इज द पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। पार्किंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने ईसीबी उठाई, उसको डायरेक्ट ले जो सपोज आपने ईसीबी उठा ली 100 करोड़ की, ओके ठीक है। आप 100 करोड़ तो एक बार में यूज नहीं करने वाले। 100 करोड़ में से सपोज आपका 20 करोड़ पेंडिंग पड़ा, अभी भी अनयूज पड़ा है, तो आप अनयूज पैसे को कहीं पे पार्क कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में हम गाइडलाइंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज अब्रोड के अंदर भी कर सकते हो, ये चीज आप डोमेस्टिकली भी कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसी ईसीबीज जो कि फॉरेन करेंसी एक्सपोजर के लिए ही सिर्फ आपने ली हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? अब्रोड के अंदर कुछ टाइम के लिए पार्क कर सकते हो, जब तक आप उनका क्या नहीं कर सकते? यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं कि आप जो भी ये पैसा फंड पार्क करने वाले हो वो किसमें पार्क कर सकते हो? सिर्फ लिक्विड एसेट्स के अंदर ही वो पैसा आप पार्क कर सकते हो। लिक्विड एसेट में भी कौन कौन सी एसेट? सबसे पहले ऐसे डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कोई भी प्रोडक्ट जो बैंक ने इशू करे हैं जिनकी रेटिंग AA माइनस और AA3, जो हमने रेगुलेटरी एजेंसीज पढ़ी, जो एजेंसीज पढ़ी थी, क्रेडिट एजेंसीज जो ओवरसीज सेक्टर्स को, ओवरसीज एसेट्स को रेट करती हैं, AA111 और AA3, इनसे अगर उनकी जो भी रेटिंग है उनसे नीचे नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड, ट्रेजरी बिल्स या कोई भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मेच्योरिटी क्या है? 1 ईयर है, एंड जो हमने ऊपर रेटिंग गई है उनकी एटलीस्ट मिनिमम रेटिंग है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। थर्ड, जो भी हमारे इंडियन बैंक्स हो गए, उनकी जो ओवरसीज ब्रांचेज हैं, ओवर सब्सिडीज है, उनके साथ भी आप डिपॉजिट करके अपने पैसे को पार्क कर सकते हो। तो अगर आपको अपना पैसा फॉरेन में पार्क करना है तो आपके पास 3 रूट्स है कि आप किसी और, सबसे पहले तो हमारा जो इंडियन बैंक है उनके ओवरसीज बैंक से ओवरसीज सब्सिडीज में पैसा रखो। सेकंड, ट्रेजरी बिल्स या कोई भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जिनकी मेच्योरिटी कितनी है? 1 ईयर है। थर्ड, किसी और बैंक के द्वारा इश्यू किए गए डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, बट पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक कंडीशन और क्या आ जाती है कि जो उनकी रेटिंग है वो एटलीस्ट AA माइनस और AA3 होनी चाहिए, उससे नीचे वाली सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज पार्किंग डोमेस्टिकली। क्या आप अपना पैसा डोमेस्टिकली भी पार्क कर सकते हो? उसके अंदर क्या, जो भी ऐसा ईसीबी जो आपने क्या करना था, रुपये एक्सपेंडिचर में करना था, तो आप क्या कर सकते हो? उसको सबसे पहले तो आपने क्या करना है? उसको अपने इंडियन रुपी अकाउंट के अंदर रिपार्टिएट कराना है, एंड आप क्या कर सकते हो? जो भी आपका ऑथराइज डीलर बैंक है उसके साथ टर्म डिपॉजिट करवा सकते हो। टर्म डिपॉजिट कब की? मैक्सिमम 12 मंथ्स की, कि आप डोमेस्टिकली पैसा रखो। रखने के लिए कंडीशन क्या? जो भी आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग उठाई उसको कन्वर्ट करो रुपीज के अंदर, एंड फिर आप उसको क्या कर सकते हो? टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट उसमें भी क्या लिमिट है? जो टर्म डिपॉजिट होगी वो मैक्सिमम 12 महीने के लिए होगी, मैक्सिमम 1 साल के लिए आप क्या कर सकते हो? उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ ईसीबी टू इक्विटी। कन्वर्जन ऑफ ईसीबी टू इक्विटी मतलब आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग उठाई थी, अब आप क्या है उसका पैसा नहीं पे कर पा रहे हो, या आप उसका पैसा पे करना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कहते हो कि आप पैसा लेने की जगह क्या करो? हमसे क्या ले लो? इक्विटी ले लो। तो उस चीज की भी हमें परमिशन दी गई है। दिस कन्वर्जन इज परमिटेड, बट उसके ऊपर क्या है? कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं? ठीक है, अगर जो भी बोरिंग कंपनी है उसकी एक्टिविटीज एफडीआई रूल्स या एफआईए रूल्स के अंदर इंक्लूड है, तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? एफडीआई पॉलिसी के थ्रू या एफआईपीबी जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उनसे क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एंड उनके बेसिस पे ही क्या करी जाएगी? कन्वर्जन करी जाएगी। सेकंड, हमने ये भी देखना है कि जो भी फॉरेन इक्विटी होगी अगर हम उसको सपोज कन्वर्ट करा देते हैं तो क्या वो एप्लीकेबल सेक्टोरल गैप्स के अंदर ही आती हैं या नहीं आती। उसके बाद जो भी प्राइसिंग गाइडलाइंस थी विद रिगार्ड्स टू द शेयर, जैसे हमने देखा था कि आपको सीए से साइन करवाना है या कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो भी क्या करने हैं, वो सारी की सारी चीजों को हमने क्या कर दिया हो? कंप्लाई कर दिया हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्जन ऑफ सीबीज ड्यूज इनटू इक्विटी। ठीक है, कि जब आप अपने ईसीबीज ड्यूज को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टाइम के ऊपर आप जो कन्वर्जन रेट है वो क्या लेने वाले हो? तो कन्वर्जन रेट जो हम ऊपर पढ़ के आए थे सेम प्रोविजन है, या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला ले लो, या अगर आप डेट एग्रीमेंट से कोई लेसर रेट लेना चाहते हो तो जो भी आपका अगर ईसीबी लेंडर है वो एग्री कर जाता है तो आप वो रेट ले लो। बेसिकली जो डेट ऑफ एग्रीमेंट था वो ले लो, या जो आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके जो आपने रेट लेना वो ले लो, बट वो रेट ऑफ एग्रीमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। सो दिस वाज कि आप किस तरीके से क्या करवा सकते हो, अपने इस वीडियोस को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बेसिकली कि आपने किन किन चीजों को इस विद रिगार्ड्स टू ईसीबी क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास एलआरएन। एलआरएन की फुल फॉर्म हुई लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब हर एक लोन को क्या कर दिया जाएगा, एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब तक आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी तरीके का ड्रॉ डाउन मतलब किसी भी तरीके की पेमेंट, चाहे वो पेमेंट विद रिगार्ड्स टू फीस हो या कोई भी चार्जेस हो, जब तक वो विदाउट एलआरएन आप क्या नहीं कर सकते, उसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको एलआरएन लेना है तो बोरोवर जो बोरोवर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म 83 सर्टिफाइड फॉर्म 83 सबमिट करवाना पड़ेगा। एंड उसके अंदर जो भी कंडीशंस एंड टर्म्स है उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। वो फॉर्म आपने सर्टिफाई करवा के किसको देना है, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को, एंड वो किसको फॉरवर्ड कर देगा, आरबीआई को। आरबीआई सब चीजों को देखेगा एंड वो क्या क्या करेगा, आपको एक एलआरएन प्रोवाइड कर देगा, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ईसीबी। कि सपोज ईसीबी के अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्कीम फॉर इंपोर्टेंस एंड एक्सपोर्टर्स के अंदर आप उसको उस चीज के अंदर आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी किसके थ्रू है, जो आपने फॉर्म 83 दिया था उसका आपने भरना है रिवाइज फॉर्म 83। कब तक भरना है, जब आपके चेंजेस होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, ये फॉर्म भर देना है और उसके अंदर आपको ये बताना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो जो भी आपकी विद रिगार्ड्स टू द एक्सटर्नल बोरिंग ट्रांजेक्शंस हुई हैं उसको आपने ईसीबी टू रिटर्न के थ्रू क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग होगी कैसे, रिपोर्टिंग आपने बेसिकली आरबीआई को देनी है। आरबीआई को रिपोर्टिंग देने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका एडी कैटेगरी 1 ब्रांच है उसको आप वो चीजें रिपोर्ट करोगे। तो जब आप ट्रांजेक्शन कर ली, जिस मंथ की ट्रांजेक्शन हुई है, लाइक सपोज जन की ट्रांजेक्शन है, तो आपको 7th ऑफ फेब मतलब 7th ऑफ द नेक्स्ट फेब कि क्या करनी है आपको के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ईसीबी टू रिटर्न्स के अंदर उन ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। कि इन केस आपकी ईसीबी जो ईसीबी है जो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या करना है, आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना है, वो किस तरीके से कन्वर्ट किस तरीके से करा जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली हम 3 पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले पार्शियल कन्वर्जन, देन फुल कन्वर्जन, देन हम देखेंगे जब फेजेस के अंदर होता है। तो पार्शियल कन्वर्जन मतलब अगर उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो जो भी पार्ट कन्वर्ट हुआ उसको आपकी रिपोर्टिंग करनी है, किसमें करनी है, फॉर्म एफसीजीपीआर के अंदर। मंथली इसकी क्या होगी, मंथली रिपोर्टिंग होगी। एंड उसके अंदर आप ये लिखोगे कि ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड टू इक्विटी, की मतलब इतनी ईसीबी पार्ट इक्विटी के अंदर क्या कर दी गई है, कन्वर्ट कर दी गई है। फुल कन्वर्जन होगी, सेम फॉर्म जाएगा, ईसीबी टू रिटर्न के अंदर ही जाएगा, बट जहां हम कह रहे थे ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड, वहां हम क्या कह देंगे, ईसीबी फुली कन्वर्टेड टू इक्विटी। उसके बाद जब आप ये कर दोगे कि इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ईसीबी टू रिटर्न भरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा पार्ट ही क्या होगा, आपका इक्विटी के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब फेजेस के अंदर कन्वर्जन होगी तो आप क्या करोगे, फेजेस के अंदर क्या करोगे, अपनी ईसीबी टू रिटर्न को भरोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी जो ईसीबी अगर वो कन्वर्ट होती है इक्विटी के अंदर, उसकी इस तरीके से आप रिपोर्टिंग करी जाएगी। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में बेसिकली क्या क्या है, एलआरएन लेना है। विदाउट द ऑब्टेनिंग ऑफ एलआरएन किसी भी तरीके की डिडक्शन उसके अंदर से नहीं की जाएगी। एलआरएन लेने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म 83 विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, वो आपको कर देना है, आरबीआई को सबमिट कर देना है। इन केस उस टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस होती हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्कीम फॉर द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के थ्रू के अंदर आपको बताना है। बताना कैसे, आपको रिवाइज फॉर्म 83 भरना है, उसके अंदर आप बताओगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एंड जिस दिन चेंज हुआ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद जो भी आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन है आपको उसको मंथली बेसिस के अंदर ईसीबी टू रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने की टाइम लिमिट क्या है, कि जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन होने के जिस मंथ में ट्रांजेक्शन हुई है वो मंथ एंड होने के 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको ईसीबी टू रिटर्न्स के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकेस आपकी जो इक्विटी है वो जो आपकी ईसीबी है उसको हमने इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कराया, तो उसकी भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग देनी है। रिपोर्टिंग देने के लिए आपने फॉर्म फाइल करना है एफसीजीपीआर। अगर आप पार्शियल कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको फॉर्म एफसीजीपीआर ईसीबी टू रिटर्न के अंदर भेजना है, उसके अंदर बताना है कि आपकी ईसीबी कितनी इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अगर वो पार्शियली कन्वर्ट हुई है तो ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड टू इक्विटी, अगर ईसीबी फुली कन्वर्ट हुई है तो ईसीबी फुली कन्वर्टेड टू इक्विटी। अगर वो फेसेस में हो रही है तो आपको क्या करनी है, ईसीबी रिटर्न आपको फेसेस में ही भरनी है। इन केस अगर आपकी जो ईसीबी है वो फुली की फुली इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गई है तो आपको उसके बाद से ईसीबी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, आपकी ईसीबी रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड
आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।